नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत के दावेदार। मौत के दावेदार, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रकार शारदा प्रसाद अहीर। संध्या का समय था जब राजपुर राज्य के सेनापति मंगल सेन, प्रधानमंत्री बाज बहादुर व राजकीय कोष के खजांची कुबेर दत्त ने एक साथ राजपुर के राजा पद्मावत के कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए, आज आप तीनों एक साथ, क्या माजरा है? महाराज, आज हम तीनों आपसे राजकीय परामर्श करने नहीं, अपितु कुछ पारिवारिक परामर्श करने आए हैं। पारिवारिक परामर्श? कहिए, कैसा पारिवारिक परामर्श करने आए हैं आप लोग? महाराज, अपने छात्र जीवन से ही हम चारों आपस में अभिन्न मित्र रहे हैं। एक ही गुरु से हमने शिक्षा ग्रहण की है। इस प्रकार हम चारों आपस में गुरु भाई हैं। हाँ, सो तो हैं। महाराज, गुरु भाई के इस आपसी रिश्ते को हम तीनों पारिवारिक संबंधों में परिवर्तित करना चाहते हैं, ताकि हमारे बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ी में आपस में संबंध बना रहे। प्रधानमंत्री जी, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। कृपया अपनी बात को स्पष्ट करके कहो। तो सुनिए महाराज, आप 3 युवा पुत्रों के पिता हैं और हम तीनों एक एक युवा पुत्री के पिता हैं। हम अपनी पुत्रियों का विवाह आपके पुत्रों के साथ करना चाहते हैं। ओह, तो यह बात है। अगले पल पद्मावत के मुख पर मुस्कान दौड़ गई। वह प्रसन्न होता हुआ उन तीनों से बोला, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है। अपने बड़े पुत्र हीरावत का विवाह हम तुम्हारी पुत्री के साथ करेंगे। हीरावत से छोटे पुत्र जयरावत का विवाह सेनापति की पुत्री के साथ व सबसे छोटे पुत्र नीलावत का विवाह खजांची की पुत्री के साथ करने को तैयार हैं। तब चारों मित्र बड़े प्रेम से आपस में गले मिले। तत्पश्चात पद्मावत ने उन तीनों से कहा, अब शीघ्र ही सगाई समारोह संपन्न हो जाना चाहिए। हमें स्वीकार है। इस घटना के 15 दिन पश्चात ही तीनों राजपुत्रों का सगाई समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। उसी रात को प्रधानमंत्री, सेनापति व खजांची में गुप्त मंत्रणा हुई। हमारी योजना अनुसार तीनों राजपुत्रों के साथ हमारी पुत्रियों की सगाई तो आसानी से संपन्न हो गई, अतः अब हमें अपनी योजना के दूसरे चरण को शीघ्र ही पूरा कर लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं खजांची जी, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। तब ठीक है, आज ही रात ही राजा पद्मावत के जीवन की आखिरी रात होगी। इस गुप्त मंत्रणा के पश्चात प्रधानमंत्री राजा पद्मावत के मुख्य सेवक के पास पहुंचा। जगना, यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें मुंहमांगी दौलत दूंगा। मुंहमांगी दौलत पाने के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ प्रधानमंत्री जी। कहिए, मुझे क्या करना होगा? इस पुड़िया में अत्यंत घातक विष है। इस विष को महाराज के दूध में मिलाकर विष युक्त दूध को महाराज को देकर आना होगा। ओह, तो मुझे यह करना होगा। जगना सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने प्रधानमंत्री से पुड़िया लेकर कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं आपका यह कार्य करने को तैयार हूँ। तो जाओ, महाराज के दूध पीने का समय हो गया है, उन्हें विष मिला दूध दे आओ। जगना को यह निर्देश दे प्रधानमंत्री रसोई घर से निकल गया। तब जगना ने पुड़िया का विष दूध के गिलास में डाला और उसे लेकर पद्मावत के कक्ष की ओर चल दिया। लीजिए महाराज, दूध पी लीजिए। पद्मावत को दूध पीते देख जगना कक्ष से बाहर आ गया। इधर दूध पीते ही मेरा दिल घबरा रहा है, लगता है जैसे मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। पद्मावत का सोचना ठीक था। तत्काल ही विष ने उस पर अपना प्रभाव दिखाया। आह! सुबह होने पर जब दास दासी उसके कक्ष में आए, ओह, महाराज तो मृत पड़े हुए हैं। शीघ्र ही पद्मावत की मृत्यु का समाचार सारे राजपुर में आग की तरह फैल गया। तीनों राजपुत्र पिता के शव पर गिरकर बिलक बिलक कर रो पड़े। इधर प्रधानमंत्री, खजांची व सेनापति खुशी से झूम रहे थे। अब पद्मावत मर गया, अब हमारी योजना निर्विघ्न पूरी हो जाएगी। बड़े दुख भरे माहौल में पद्मावत का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के 20 दिन पश्चात प्रधानमंत्री बाज बहादुर ने युवराज हीरावत को बुलाकर उससे कहा, युवराज, महाराज के आकस्मिक निधन के पश्चात राजपुर की राजगद्दी खाली पड़ी है। तुम महाराज के बड़े पुत्र हो, इसलिए अब तुम्हें ही राजपुर की राजगद्दी संभालनी है। अतः मैं चाहता हूँ कि राजगद्दी पर तुम्हारे बैठने से पहले ही मेरी पुत्री मंजरी के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए, ताकि तुम सपत्नी के राज दरबार में बैठो। तो इस कार्य में क्या रुकावट है प्रधानमंत्री जी? मैं आपकी पुत्री के साथ आज ही विवाह करने को तैयार हूँ। युवराज, रुकावट आपकी ओर से नहीं,
अपितु मेरी पुत्री मंजरी की ओर से है। क्या मतलब प्रधानमंत्री जी? युवराज, मेरी पुत्री मंजरी बहुत जिद्दी है। वह जिस बात की जिद ठान लेती है उसे पूरा करके ही छोड़ती है। उसकी जिद है कि जब युवराज हीरावत किसी दूसरे राज्य में जाकर वहां से उसके लिए कोई अनोखी चीज लाएंगे तभी वह युवराज के साथ विवाह करेगी। ओह, बड़ी विचित्र जिद है मंजरी की। फिर कुछ सोचकर उसने प्रधानमंत्री से कहा, ठीक है प्रधानमंत्री जी, अब मैं मंजरी की जिद पूरी करने के पश्चात ही उसके साथ विवाह करूंगा। तो युवराज, उसके लिए कोई अनोखी वस्तु लाने के लिए आप दूसरे राज्य जाएंगे? हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं आज ही दूसरे राज्य जाने के लिए राजपुर से प्रस्थान कर दूंगा। युवराज, मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी। युवराज, तुम अपने राज्य से पहली बार दूर किसी दूसरे राज्य में जाओगे, इसलिए आप अपने साथ अपने छोटे भाइयों जयरावत व नीलावत को भी लेते जाओ। 1 से 2 और 2 से 3 भले होते हैं। कह तो आप ठीक ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपका कहना मानकर मैं जयरावत और नीलावत को भी साथ लेता जाऊंगा। मुझे इस बात की खुशी है युवराज कि आपने मेरा सुझाव मान लिया है। उसी दिन हीरावत, जयरावत व नीलावत के साथ राजपुर से दूसरे राज्य जाने को उद्यत हो गया। वह अभी प्रस्थान करने ही वाले थे कि रुकिए युवराज। हीरावत व उसके दोनों भाइयों ने पलट कर देखा। प्रधानमंत्री, सेनापति व खजांची जी एक साथ ही इधर दौड़े चले आ रहे हैं। क्यों? इन तीनों के हाथों में क्या है? जब तीनों हाँफते हुए उनके पास पहुंचे तो हीरावत ने उनसे पूछा, आप लोगों ने हमें रुकने के लिए आवाजें क्यों दी थी? तब प्रधानमंत्री हाथ में पकड़ी संदूकची उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, युवराज, तुम परदेश जा रहे हो। यहाँ से चलकर न जाने तुम्हें कहाँ भोजन मिले। मेरी पुत्री मंजरी ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। लो, इन्हें रख लो। राह में भूख लगने पर इन्हें खा लेना। अब सेनापति मंगल सेन ने अपने हाथ में थमी संदूकची जयरावत की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा, इसमें भी लड्डू हैं। इन्हें मेरी बेटी सुदीक्षा ने तुम्हारे लिए बनाया है। अंत में खजांची कुबेर दत्त ने अपनी संदूकची नीलावत को देते हुए उससे कहा, बेटा, इस पात्र में भी लड्डू ही हैं। इन लड्डुओं को मेरी बेटी धन लक्ष्मी ने तुम्हारे लिए बनाया है। तत्पश्चात प्रधानमंत्री ने हीरावत से कहा, युवराज, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम मंजरी के लिए कोई अनोखी वस्तु लेकर शीघ्र ही दूसरे राज्य से स्वदेश वापस लौटो, ताकि शुभ मुहूर्त में तुम्हारा राज तिलक हो सके। हम लोग शीघ्र ही स्वदेश वापस लौटेंगे। तब तक तुम तीनों को राजपुर का राजकाज संभालना है। आप फिक्र न करिए युवराज, आपकी अनुपस्थिति में हम तीनों राजपुर का पूरा ध्यान रखेंगे। तब तीनों भाई वहां से चल पड़े। जब वे तीनों प्रधानमंत्री, सेनापति व खजांची की दृष्टि से ओझल हो गए तो वे खुशी खुशी महल में लौट आए। उसी दिन प्रधानमंत्री के यहाँ उन तीनों की मंत्रणा हुई। अभी तक तो सब कुछ हमारी योजना अनुसार बिल्कुल ठीक हो गया है प्रधानमंत्री जी। अब आगे क्या करना है? ठहरो, अभी सोचकर बताता हूँ। इधर उस कक्ष के बाहर से गुजरती प्रधानमंत्री बाज बहादुर की पुत्री मंजरी चौंकी। आज सेनापति व खजांची जी पिताजी के साथ इस कक्ष में क्या कर रहे हैं? उत्सुकतावश मंजरी उनकी बातें सुनने के लिए द्वार पर ही छिपकर खड़ी हो गई। उधर कक्ष में मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अब जबकि पद्मावत और उसके तीनों पुत्र हमारे रास्ते से हट चुके हैं तो हमें राजपुर पर अपना अधिकार जमाने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो बताइए प्रधानमंत्री जी, हम राजपुर पर किस प्रकार अपना अधिकार करें? मित्रों, राजपुर की सेना को तो हम अपनी ओर मिला ही चुके हैं। बस अब और क्या करना है? कल जब दरबार लगेगा तो उसमें यह घोषणा कर देनी है कि आज से राजपुर पर हम तीनों का राज है। मित्र बाज बहादुर, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए हम प्रारंभ से ही तुम्हारी बताई योजना पर चल रहे हैं। तुमने कितनी सफाई से राजा पद्मावत को मरवाकर कितनी चालाकी से उसके तीनों पुत्रों को राजपुर से बाहर भिजवा दिया है। तुम्हारे ही सुझाव पर अपनी अपनी पुत्रियों का नाम लेकर हमने तीनों भाइयों को विष मिले लड्डू दिए हैं, जिन्हें खाकर तीनों राजकुमार निश्चय ही मर जाएंगे। हमें तुम्हारी बुद्धिमानी पर गर्व है मित्र। आज तुम्हारे ही कारण सफलता हमारे सामने आ खड़ी हुई है। हाँ मित्र बाज बहादुर, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण अब हम शीघ्र ही राजपुर पर कब्जा होने वाले हैं। मित्रों, मेरी इतनी प्रशंसा न करो कि जिसे सुनकर मेरा दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचे। कक्ष के बाहर खड़ी मंजरी के तो पांव तले से मानो पृथ्वी ही खिसक गई हो।
इन तीनों ने तो बड़ा ही घिनौना कुचक्र रचा है और अब ये राजपुर पर अपना अधिकार जमाने की सोच रहे हैं। मैं अपने भावी पति हीरावत व अपने दोनों भावी देवरों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसने उसी समय अपने कक्ष में पहुंचकर अपने एक दासी को बुलाया। तुम इसी समय सेनापति जी की लड़की सुदीक्षा और खजांची की लड़की धनलक्ष्मी को बुला लाओ। उनसे कहना मैं इसी समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में उनसे सलाह मशवरा करना चाहती हूँ। जो आज्ञा मालकिन। दासी सेनापति व खजांची की पुत्रियों को बुलाने चली गई। कुछ देर बाद ही सुदीक्षा व धनलक्ष्मी मंजरी के पास बैठी थी। बहन मंजरी, हम दोनों को तुमने इस समय कैसे याद किया है? बहन सुदीक्षा, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे तत्काल ही तुम दोनों को यहाँ बुलाना पड़ा। मंजरी से सारी बात जानकर सुदीक्षा व धनलक्ष्मी हक्की बक्की रह गई। ओह, हमारे पिताओं ने हमारे भावी पतियों के खिलाफ कैसा खूनी षड्यंत्र रचा है। बहन मंजरी, अब तुम ही बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखो, राजकुमार हीरावत अपने दोनों भाइयों के साथ राज्य से अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। हमें इसी समय उनके पास पहुंचकर उन्हें विष मिले लड्डुओं के बारे में बता देना चाहिए ताकि उन तीनों की जान बच सके। कह तो तुम ठीक रही हो बहन मंजरी। बस उसी समय तीनों युवतियां बिना किसी को बताए घोड़ों पर सवार हो राजपुर से निकल गई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।